अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। थीम ऑफ मर्सिनरी के साथ मैं दोबारा आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। जेन ऑस्टन के नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस में थीम ऑफ लव एंड मैरिज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और थीम ऑफ मर्सिनरी जो है इसकी भी एक अपनी वैल्यू है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जेन ऑस्टन की लाइफ टाइम में, जेन ऑस्टन के स्पेन में जो शादियाँ हुआ करती थी वो ज़्यादातर अंडरस्टैंडिंग या लव के ऊपर नहीं होती थी, वो किसी और मफाद को देखकर की जाती थी। ख़ास तौर पर माली मफाद को देखकर शादियाँ हुआ करती थी। तो जेन ऑस्टन का जो नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस है, इसमें जेन ऑस्टन ने हमें उस मैरिज का एक आईना दिखाया है, अपने वक्त का एक आईना दिखाया है कि उस वक्त किस तरह से शादियाँ डिसाइड की जाती थी, शादियों के लिए क्या लोगों के जहन होते थे, शादी करने का पर्पज़ क्या होता था। इस सब को बहुत ही अच्छी तरीके के साथ जेन ऑस्टन ने मूव किया है अपने नावल जेन प्राइड एंड प्रेजुडिस में। तो मर्सिनरी का थीम डिस्कस करने से पहले, क्योंकि ये काफ़ी एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ कुछ बातें सवाल शुरू करने से पहले क्लियर कर दूँ। हमारा ये जो नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसमें दोस्तों वर्स्ट मैरिजेस हमें दिखाई गई हैं। वर्स्ट मैरिजेस ऐसी शादियाँ जो बहुत बुरी हैं। अब उन्हें बुरी क्यों कहा गया है? देखिए दोस्तों, हमारे इस नावल में 3 शादियाँ बहुत ही वर्स्ट कंसीडर की जाती हैं, जिनमें नंबर 1 पर है शार्लेट लूकस की शादी, किसके साथ? मिस्टर कोलिंस के साथ। उसके बाद दूसरी शादी है इसमें लेडी बेनेट की, मिस्टर विकम के साथ। लेडी बेनेट लीडिया, जो कि एलिजाबेथ की यंगर सिस्टर है, उसी का नाम लेडी बेनेट भी है। तो लेडी बेनेट की मिस्टर विकम के साथ जो शादी है वो भी वर्स्ट शादी है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम मेजरली इसी शादी को ही डिस्कस करेंगे। और तीसरी शादी जो वर्स्ट कंसिडर की जा सकती है वो है मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की शादी। ये 3 शादियां वर्स्ट शादियां दिखाई गई हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये वर्स्ट क्यों है। अगरचे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये नहीं मिलता कि ये कपल जो हैं अपनी शादीशुदा लाइफ से खुश नहीं हैं, लेकिन हमारी ये एक सपोजिशन है कि ये कपल एक दूसरे के साथ कुछ ज़्यादा खुश नहीं रहते। मसलन मिस्टर कोलिंस की जो शादी है शार्लेट लूकस के साथ, वो भी कोई अंडरस्टैंडिंग की, ये लव बेस्ड मैरिज नहीं थी। मिस्टर कोलिंस ने प्रपोज किया, बेनेट्स की डॉटर्स को, वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है तो ये शार्लेट लूकस के साथ शादी कर लेता है। शार्लेट लूकस भी मिस्टर कोलिंस के साथ शादी किसी अंडरस्टैंडिंग या प्यार की वजह से नहीं करती, बल्कि खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए मिस्टर कोलिंस के साथ शार्लेट लूकस शादी करती हैं। अगर बात की जाए लेडी बेनेट और मिस्टर विकम की, तो मिस्टर विकम का जो करेक्टर है वो काफ़ी बुरा करेक्टर दिखाया गया है। लेडी बेनेट भी कुछ ऐसी ही दिखाई गई हैं। अब इनकी जो शादी है इसके आखिर पे भी क्या होता है कि जो मिस्टर विकम है वो बेनेट को लेफ्ट कर देता है, लेफ्ट अलोन, ठीक है, उसको छोड़ देता है। ही लेफ्ट अलोन लीडिया, ठीक है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि वो भी कोई लव बेस्ड मैरिज नहीं थी, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी यहाँ पे भी। और मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की शादी की अगर बात की जाए, जो कि एलिजाबेथ डार्सी जेन, सॉरी एलिजाबेथ जेन लिडिया, इन सब की जो पेरेंट्स हैं, इनकी शादी भी कुछ सक्सेसफुल मैरिज नहीं कंसिडर की जाती, वर्स्ट मैरिज में आती है, क्योंकि इनके दरमियान भी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं थी।
मिस्टर एंड मिसेस बेनेट के जो थॉट्स हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करते। यही वजह है कि ये भी एक दूसरे के साथ दे आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर, और इनके जो बच्चे हैं वो भी कुछ ज़्यादा अपने माँ बाप से कुछ इतना प्यार नहीं पाते। मिस्टर बेनेट के जो डाटर्स हैं, पांचों डाटर्स को अपने सगे वालदेन से ज़्यादा अपने चचा मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर से ज़्यादा प्यार मिलता है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी अपने चचा के साथ ज़्यादा है। तो ये 3 वर्स्ट मैरिजेस हैं। हमारा जो आज का क्वेश्चन है मिशनरी मैरिज, इसको हमने डिस्कस करना है। इसमें जो सबसे हाईलाइटेड हमारा टॉपिक रहेगा वो लेडी बेनेट और मिस्टर विकम का रहेगा। क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं लेडी बेनेट और मिस्टर विकम की जो शादी है, जो इनका इलोपमेंट सीन है, उसको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। अब इनका इलोटमेंट सीन यहाँ से शुरू होता है। मैं अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि मिस्टर जो गार्डनर हैं, मिस्टर गार्डनर सेज, मैं आपको बता चुका मिस्टर गार्डनर कौन है जी, चचा है। आप कहते हैं हिज टेम्पटेशन सॉरी दोस्तों गलत हो गया जी, TEMPTATION टेम्पटेशन जी, हिज टेम्पटेशन इज नॉट एडिकेट टू द रिस्क। अब ये मिस्टर गार्डनर कह रहे हैं, हिज यहाँ पे मुराद है मिस्टर विकम, ठीक है, मैं लिखता नहीं हूँ, बस याद रखिएगा। मिस्टर गार्डनर कहते हैं कि जो मिस्टर विकम की जो टेम्पटेशन थी वो कुछ इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जिसके लिए इतना ज़्यादा रिस्क उठा लिया लीडिया ने। मिस्टर विकम ने मैरिटन में रहते हुए बिल्कुल भी लेडी बेनेट की तरफ ध्यान नहीं दिया। एलिजाबेथ के साथ फिर भी आपकी मीटिंग्स होती रही हैं, आप मिलते रहे हैं, एलिजाबेथ में आपको इंटरेस्ट भी था, लेकिन लेडी बेनेट यानी कि लीडिया की तरफ आप बिल्कुल भी माइल नहीं थे, ना आपने कभी उसको सड्यूस करना चाहा। तो फिर ऐसा क्या था कि ये इलोपमेंट हो जाती है? क्यों, जब मिस्टर विकम उसको सड्यूस भी नहीं कर रहे, उसको टेम्प्ट भी नहीं कर रहे, तो फिर लीडिया उसके साथ क्यों चली जाती है? यहाँ ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो आपने जेहन में रखना है, जो आपको क्वेश्चन करते वक्त, वो ये है कि एलिजाबेथ हैड एडवाइज नॉट टू लीडिया गो एट ब्रिटेन। मिस्टर विकम का जो कैंप था ब्रिटेन के मकाम पर, एलिजाबेथ ने घर वालों को ये कह रखा था कि लीडिया को वहाँ पर नहीं जाने देना। लीडिया के सॉरी एलिजाबेथ के अल्फाज कुछ इस तरह से थे, ब्राइटन एंड होल कैंप फुल ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, ब्राइटन के बारे में कह रही हैं एलिजाबेथ कि ब्राइटन क्या है? ब्राइटन अ होल कैंप फुल ऑफ सोल्जर्स है। तो यहाँ पे उसको जाने से क्यों मना किया जा रहा है? लीडिया को ब्राइटन जाने से क्यों रोक रही है, वसीयत क्यों कर रही है, नसीहत की जा रही है? ये दूसरा क्वेश्चन है, आपने जो जेहन में रखनी है। ये क्वेश्चन ही आपको पेपर में सॉल्व करते वक्त जेहन में रखनी है। इन क्वेश्चंस का जब आप आंसर करती जाएंगी, आपका क्वेश्चन फ्रेम होता जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था, हिज टेम्पटेशन इज नॉट एडिकेट, सॉरी मैंने यहाँ पे एड नॉट नहीं रखा, मैं दोबारा लिख देता हूँ जी, हिज टेम्पटेशन इज नॉट एडिकेट टू द रिस्क। और दूसरा क्वेश्चन, एलिजाबेथ ने एडवाइस क्यों की थी कि ब्राइटन में उसको नहीं जाने देना। अब एक तीसरी चीज जो इन दो क्वेश्चंस का आंसर होगी, जो आपको बताएगी कि लेडी बेनेट मिस्टर विकम के साथ क्यों गई, वो ये है कि जो लीडिया है वो एक 16 साल की यंग सी लड़की है,
अब वो क्या अज्यूम करती है, वो इस तरह के ख्वाब देखती है, उसके जो सपने होते हैं उनमें वो क्या देखती है, शी सा हर सेल्फ सीटेड बीनेथ, she saw herself seated beneath a tent, tenderly flirting। जेन ऑस्टन के आप अल्फाज का चुनाव, जेन ऑस्टन की डिक्शन को अगर आप देखें तो क्या कमाल है। टेंडरली फ्लर्टिंग, कमाल की डिक्शन यूज की है। टेंडरली फ्लर्टिंग with at least tenderly flirting with at least 6 officers at once। दोस्तों, ये जो लिडिया का एक ख्याल था, जो ड्रीम था, ये सारी लिडिया की पर्सनालिटी को एक कोटेशन में डिस्क्राइब कर चुका है कि जो लिडिया का करैक्टर है वो इस तरह से है कि लिडिया का किरदार एक डी बॉच्ड करैक्टर है। डी बॉच्ड कहते हैं ऐसा करैक्टर जो, सॉरी डी आएगा, डी बॉच्ड, ऐसा करैक्टर जो एक्सेसिवली इंडल्जेंस रखता हो सेक्सुअल प्लेयर में, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, सेक्स की जानब जो बहुत ज़्यादा माइल हो। तो लिडिया के एक ऐसा करैक्टर है, और वो एक ही वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी चाहत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर्स के साथ वो इंटरकोर्स करने की ख्वाहिश रखती है। ठीक है, तो ये एक करैक्टर है लिडिया का जो, जिसको देखते हुए उसको मना किया गया था, घर में ये नसीहत की गई थी कि इसको कैंप में नहीं जाने देना क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोल्जर्स हैं। और दूसरा, इस क्वेश्चन का भी हमें जवाब मिल गया कि टेम्पटेशन इज़ नॉट एडुकेट टू द रिस्क, कि उसको विक्रम ने तो इतना कोई घास भी नहीं डाला था, तो फिर वो क्यों इतना ज़्यादा रिस्क लेगी, घर से भाग गई उसके साथ। तो असल वजह क्या थी, शी वाज अ डी बैच्ड करैक्टर। आप कोटेशन लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज़, ऐसा हुआ क्यों था, वो ऐसे ख्वाब देखती क्यों है, तो इसका भी आंसर मैं आपको दे देता हूँ कि जो लिडिया का किरदार है, ये जेन ऑस्टन का जो लाइफ था, जेन ऑस्टन का जो एरा था, उसमें क्या था कि बहुत बड़ा एक ये इशू था कि जो मर्द होते थे, वो हों या चाहे औरत हो, वो एक पैसा देख के किसी की जानब वो राग़िब हुआ करते थे। अब लीडिया जो है वो इतनी कोई ज़्यादा अमीर तो थी नहीं, तो इसको कोई बंदा लिफ्ट नहीं कराता था, कोई घास नहीं डालता था। शी इज़ लकीली she is luckily too poor to be an object of prey to anybody। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोई अमीर नहीं थी, यही वजह है कि कोई भी जो यंग मैन था वो लिडिया को सड्यूस नहीं करता था, टेम्प्ट नहीं करता था। तो वो बेचारी प्यासी थी, वो ये सारे ख्वाब देखा करती थी। यही वजह है कि वो ब्राइटन में उसको जाने से रोका गया था, और यही वजह है कि वो बाद में सारा रिस्क उठाती है और वो विक्रम के साथ भाग जाती है। अब ये इनका जो फ्रॉड था, इनकी जो इलोपमेंट हुई, इलोपमेंट मीन्स कि छुप के भाग जाना घर से। ठीक है, ये जो इलोपमेंट होती है इसका एलिजाबेथ को पता चलता है जेन के एक लेटर से। जेन लेटर लिखती है, अपने फर्स्ट लेटर में वो एलिजाबेथ को बताती है कि हम लोग रात सोए हुए थे, तो 12 बजे के करीब COLONEL
ठीक है, कर्नल के ये स्पेलिंग होते हैं, अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो कहती है कि कल रात 12 बजे कर्नल फॉर्स्टर आए, उन्होंने हमें बताया कि लीडिया जो है उनके एक आर्मी ऑफिसर यानी कि विकम के साथ स्कॉटलैंड भाग गई है, स्कॉटलैंड चली गई है। ठीक है, अब जब इसको पता चलता है एलिजाबेथ को, तो ये फ़ौरन से वापस घर लौटती है। लेकिन इनके फरार होने से जेन जो है वो कुछ इतनी ज़्यादा मायूस नहीं है, डिस्टर्ब नहीं है, जबकि एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अब एलिजाबेथ डिस्टर्ब इसलिए है कि उसको उस वक्त तक मिस्टर विकम का किरदार क्लियर हो चुका था कि वो एक चीटर है, चीट है वो। जबकि एलिज जेन जो है वो ये समझ रही हैं कि उसको तो पता था कि उसको, लीडिया को इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी वालदेन की तरफ से नहीं मिलने वाली। इसके बावजूद विकम उसको लेके गया है, तो इसका मतलब वो एक दूसरे से लव करते हैं, वो शादी करेंगे। इस बात पे जेन खुश भी है। वो कहती है हिज चॉइस इज डिसइंटरेस्टेड, क्योंकि उसकी जो चॉइस थी वो क्या थी, डिसइंटरेस्टेड थी। यानी कोई बंदा भी इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था ज़रा सा भी कि वो एक ऐसी जगह पे शादी करे जहाँ पे उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। वो कहती है हिज चॉइस इज डिसइंटरेस्टेड एट लीस्ट फॉर ही मस्ट नो, क्योंकि उसको इतना तो पता ही था, पता होना चाहिए था। फॉर ही मस्ट नो माई फादर कैन गिव हर नथिंग। ठीक है, कैन गिव हर, तो इस चीज़ पर जेन ज़्यादा कुछ खुश भी है। उसको लग रहा है कि शायद इनकी लव मैरिज हो रही है, एक दूसरे को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन बाद में एक डैनी नाम का करेक्टर आता है। ये डैनी कौन है जी? ये विकम का फ्रेंड है, उसका फेलो है। ठीक है, ये आता है सीन में और ये बताता है आके जेन को कि जो डैन विकम था उसका ना तो कोई इरादा स्कॉटलैंड जाने का था और ना ही उसके कुछ इरादे लिडिया के साथ शादी करने के हैं। जब ये इंकशाफ होता है तो फिर ये इनके लिए परेशानी बनती है, जेन के लिए भी और बाकी फैमिली के लिए भी मज़ीद डिस्टर्बेंस बढ़ जाती है। मज़ीद कर्नल जो फॉस्टर हैं वो विकम के बारे में कुछ अपने ख्यालात का इज़हार इस तरह से करते हैं, विकम वाज नॉट अ मैन टू बी ट्रस्टेड। ठीक है, इस तरह का उसका इमेज है। लेकिन जो लिडिया है वो उसको, विकम को एक एंजल कंसिडर करती है। ठीक है, जबकि उसका जो रेपुटेशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब वो उसको ख़राब रेपुटेशन के साथ उसको एंजल कंसिडर कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वो उसको उसके साथ वो प्यार करती है। ठीक है, लिडिया जो है वो इन लव है किसके साथ? लिडिया इज इन लव विद विकम। ठीक है, तो उसको तो ज़ाहिर है उसकी रेपुटेशन से कोई इशू नहीं था, तो वो उसके साथ भाग जाती है और उसको ये लग रहा होता है कि शायद विकम भी उसके साथ प्यार करता है। तो ये लिडिया के फरार होने की ये स्टोरी थी। लेकिन विकम उसके साथ क्यों जाता है? हालांकि विकम जो है वो लिडिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ठीक है, हमने ये चीज़ देखी है कि मैरिटन में उसने लिडिया को ज़रा भी घास नहीं डाला, उसकी तरफ देखना तक उसको पसंद नहीं था, तो फिर वो उसको क्यों साथ लेके जाता है? ये सारी चीज़ें हम थीम ऑफ मर्सेनरी को डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए हम लौटते हैं वापस क्वेश्चन की जानब।
थीम ऑफ मर्सिनरी एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस, थीम ऑफ मर्सिनरी कहते हैं किसको है, मनी मैरिज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द टू द एक्सटेंट दैट विदाउट दिस थीम द नावल इज, ठीक है, मनी मैरिज जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, मर्सिनरी कहते हैं। और ये जो थीम है ये नावल में इस कदर इम्पोर्टेंट है कि इसके बगैर नावल नावल आपका इनकम्प्रिहेंसिबल है, जिसकी कोई समझ ना आए, ठीक है। और या फिर प्रोजेक आप इसको कह सकते हैं, प्रोजेक मीन्स के लैक ऑफ ओरिजिनलिटी है, ठीक है। अगर आप ये थीम निकाल देंगे तो आपका जो नावल है उसमें ओरिजिनलिटी नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। Although the theme of mercenary resonates through almost all the major characters, और हमें ये जो mercenary का एलिमेंट है ये हर करेक्टर में नजर आ रहा है, we cannot take it to be Austen's point of view, ठीक है। she is against not for mercenary marriages, ये हमारी राइटर जेन ऑस्टन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये हर करेक्टर में हमें नज़र आ रहा है बेशक, लेकिन ये जेन ऑस्टन जो है वो इस मर्सिनरी मैरिज के खिलाफ हैं, वो इसको सपोर्ट नहीं करती। जेन ऑस्टन का ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये सोसाइटी का एक आईना दिखाया गया है। 19th सेंचुरी इंग्लैंड हैड सम सीरियस सोशल प्रॉब्लम्स लेफ्ट ओवर फ्रॉम द हेड ऑफ रॉयल्टी एंड नोबिलिटी, ठीक है। 19वीं सदी जो थी वो अपनी सक्सेसफुल के डेज से ही उसमें ये सोशल प्रॉब्लम्स बाकी थे, समाजी मसाइल थे कि शादियां जो थी वो बहुत ही गलत पर्पज़ के साथ की जाती थी। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दिस वाज द, और उन प्रॉब्लम में से एक ये थी, टेंडेंसी टू मैरी फॉर मनी, किसी के साथ शादी करनी है तो आपने किसके लिए करनी है, पैसे के लिए, ये रुझान पाया जाता था। In this basic equation, a person sought a spouse based on the dowry receivable and their allowance. The process went both ways. A beautiful woman might be able to snag a rich husband. ये दोनों तरफ पाया जाता था, जो खूबसूरत औरत होती थी वो एक अच्छा अमीर हस्बैंड वो अचीन स्नैग करना चाहती थी। स्नैग मीन्स होता है ऑब्टेन, हासिल करना चाहती थी। और a चेयरिंग हैंडसम मैन वुड woo a rich young girl in these marriages, और जो यंग मैरिजेस सॉरी जो जवान होते थे वो भी एक अमीर लड़की को ही ढूंढते थे, अपनी शादी के लिए पसंद करते थे। तो ये दोनों तरफ हमें ये प्लॉट नज़र आता है। इन दिस मैरिजेस मनी वाज द ओनली कंसिडरेशन, सिर्फ पैसे को ही देखा जाता था। लव वाज लेफ्ट आउट, और प्यार को बाहर निकाल फेंका जाता था। विद अ फीलिंग दैट इट वुड डेवलप्ड एज द ईयर्स वेंट बाय, और ये सोचा जाता था कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है लव तो फिर हो ही जाता है। इन प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टन कमेंट्स दैट मैरिज इन हर टाइम इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। जेन ऑस्टन का ये कहना है, वो इस तरह से इसके ऊपर रिमार्क्स देती हैं कि उसके टाइम में जो शादियां हुआ करती थी वो क्या थी, एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जेन ऑस्टन ने शादी को करार दिया है अपने टाइम की शादियों को, ठीक है। इसके बाद है जी वेयर लव इज स्ट्रिक्टली अ मैटर ऑफ चांस, ठीक है। ये यहाँ पे बात कोट की गई है लेडी जो हैं शार्लेट लुकस की बात को, कि शार्लेट लुकस ने कहा था कि शादीशुदा लाइफ में जो लव है वो एक बाय चांस होता है, वो किस्मत से ही मिलता है। लेडी कैथरीन स्टेट्स द फैक्ट दैट हैप्पीनेस इन मैरिज इज स्ट्रिक्टली अ मैटर ऑफ chance. This holds true in the conception of marriage held in the novel. All the marriages in the book formed under the bonds of money rather than the bonds of love, ठीक है। सारी जो शादी हैं वो अंडर द बॉन्ड्स ऑफ मनी की गई हैं। बिफोर ऑस्टन कैन चार्ट द डिफिकल्ट प्रोसेस थ्रू द विच द हीरोइन ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस becomes a skilled player of the marriage gambling game, however the novelist must establish the association between money and marriage, ठीक है। अपना प्लॉट को आगे बढ़ाने से पहले जो हमारी राइटर हैं वो मनी एंड मैरिज को सामने हमारे रखती हैं, और इस चीज़ को समझ के हमारी जो हीरोइन है वो एक स्किल्डफुल गैम्बलिंग प्लेयर कंसिडर की जाती हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ रही हैं कि शादीशुदा लाइफ में पैसा क्या वैल्यू रखता है, और पैसे वाली शादी बेहतर होती है, ये अंडरस्टैंडिंग वाली, ये एलिजाबेथ को इसकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग है। शी accomplishes this throughout the book by mixing the languages of love and economics. The novel's celebrated first sentence presents an example of this type of punning. हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है लेवल का सॉरी नावल का, उसमें ये पनिंग नज़र आती है हमें। पनिंग होता है कि आप किसी अल्फाज को मुख्तलिफ मायनों में इस्तेमाल करना, ठीक है। द यूज़ ऑफ अ वर्ड इन डिफरेंट सेंसेस आप कह सकते हैं, इस कॉल्ड पनिंग। इट इज़ अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून, के ये एक सच्चाई है, आलमगीर सच्चाई है कि एक इंसान एक कंवारा बंदा जो होता है, सिंगल मैन मतलब अकेला बंदा जो अच्छी खासी पैसा रखता है, वो एक ज़रूरत होती है उसको, एक कमी महसूस होती है एक वाइफ की। द लाइन्स कॉमिक इफेक्ट
derives primarily from the incongruity between the lofty diction of the phrase truths universally acknowledged and the badly mercenary sentiment। यहाँ पे इस स्टेटमेंट में हमें एक क्या क्या चीज़ मिलती है, एक हमें इसमें इनकॉन्ग्रेटी का सेंस मिलता है। इनकॉन्ग्रेटी मीन्स के नॉट हारमोनियस, ठीक है, जो जिनमें तालमेल ना बन रहा हो, ठीक है, तालमेल किस में नहीं बन रहा, लॉफ्टी डिक्शन ऑफ द फ्रेज इन ट्रूथ्स यूनिवर्सली एक्नॉलेज एंड द बैडली मर्सेंडरी सेंटीमेंट। ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं इनके दरमियान हमें कोई तालमेल नज़र नहीं आता। with which the sentence ends, the humorous condition of philosophic and monetary speculation continues through the first into the second chapter। और यही चीज़ हमें पहले चैप्टर में भी नज़र आ रही है और दूसरे चैप्टर में भी। Mrs. as Mr. Bennet misses no opportunity to amuse himself with repeated puns that portray the arrival of the Bingley party at the Netherfield। जब वो पार्टी में आते हैं उन्हें पता चलता है कि एक रिच पर्सन आया है उनके नेबरिंग में, तो वो बड़े खुश होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो क्या करेंगे, वो अपनी बेटियों को वहाँ पे ले जाएंगे, उनको वो दिखाएंगे, मुलाकात करवाएंगे ताकि वो एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस हो पाएँ। वो रिच है और शादी हो जाएगी, तो वो इस तरह, यानी उनका जो प्लान था वो क्या था, एक मर्सिनरी हमें इसमें नज़र आती है। अब यहाँ पे क्या होता है, मिस्टर बेनेट को मिसेस बेनेट रिप्लाइज करती हैं दैट मिसेस लॉन्ग इज़ सेल्फिश। अच्छा, यहाँ पे मिस्टर जो बेनेट होते हैं वो कहते हैं कि जो मिसेस लॉन्ग हैं वो इंट्रोड्यूस हमारी बच्चियों को करवा देंगी, तो मिसेस बेनेट कहती हैं नहीं, मिसेस लॉन्ग सेल्फिश हैं, हाइपोक्रिटिकल वुमेन है, वो अपनी बच्चियों को, अपने भतीजों को इंट्रोड्यूस करवाएगी, वो हमारी को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगी, इस तरह से हम पीछे रह जाएंगे। इन दैट केस मिस्टर बेनेट रिप्लाइज मिसेस बेनेट हर सेल्फ शुड इंट्रोड्यूस। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर तुम अपनी बच्चियों को खुद इंट्रोड्यूस करवाओ। और साथ वो इस जस्टिफाई करता है कि अगर आप नहीं कराओगे, अगर आप हेजिटेट करते रहोगे तो कोई और कर जाएगा, ठीक है। वो क्या कहता है, इफ़ वी डू नॉट वेंचर, अगर हम ये रिस्क नहीं लेंगे, अगर हम ये स्टेप नहीं लेंगे, समबडी एल्स विल, तो कोई और मैदान मार जाएगा। एंड आफ्टर ऑल मिसेस लॉन्ग एंड हर नीसेस मस्ट स्टैंड देयर चांस। और जाहिर है मिसेस लॉन्ग और उनकी जो भतीजी हैं उन्होंने तो अपना मौका, अपना चांस अवेल करना ही है, तो हमें चाहिए कि हम खुद ये चांस पहले अवेल कर लें। ऑल फाइनेंशियल वेंचर्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट टू मैरिज entail an element of risk that one must accept and for which one must plan। The first line of Pride and Prejudice, it is a universally acknowledged fact that a single man in possession of a good fortune must be in a want of wife, sets the tone for the rest of the novel। पूरे हमें नावल की जो स्टोरी है वो इससे पता चल जाती है। We interpret it to mean that a wealthy man either actively pursue a wife based on his knowledge that no one would turn down a wealthy suitor, ठीक है। जो एक अच्छा अमीर बंदा होता है वो वाइफ को परसू इस तरह से करता है, उसको उसको ये होता है कि कोई भी औरत जो होती है वो वेल्दी सूटर को रिजेक्ट नहीं करती, मतलब कि एक अमीर आशिक को रिजेक्ट नहीं कर सकती। और अट्रैक्टिव वुमेन यूज देयर ब्यूटी टू देयर एडवांटेज टू अट्रैक्ट अ रिच हस्बैंड। और वो ये भी समझते हैं कि जो अट्रैक्टिव वुमेन होती हैं वो अपनी ब्यूटी को इस्तेमाल करके एक रिच हस्बैंड को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। तो यही हमारा थीम है जिसको हम थीम ऑफ मर्सिनरी कह रही हैं। कॉन्फिडेंट इन हिज नॉलेज ऑफ हिज ओन वेल्थ एंड मैग्निफिसेंस, डार्सी लेस देन रोमांटिक फर्स्ट प्रपोजल टू एलिजाबेथ इज गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट। अब जब डार्सी ने फर्स्ट टाइम एलिजाबेथ को प्रपोज किया था तो एलिजाबेथ ने उसको बहुत ही साफ अल्फाज में उसको रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि डार्सी को ये यही गुमान था कि कोई भी जो औरत होती है, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो नो वन वुड टर्न डाउन अ वेल्दी सूटर, ठीक है। उसको ये था, उसको गुमान था कि कोई भी एक अमीर आशिक को रिजेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन जब एलिजाबेथ उसको रिजेक्ट करती है तो उसकी आंखें खुलती हैं, उसको पता चलता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार भी कुछ होता है। डार्सी मार्च देन टू द रूम, डार्सी जब उसको रिजेक्ट किया जाता है तो रूम में जाता है। आफ्टर ऑल स्टेटिंग ऑल द रीजंस व्हाई वेल्दी मैन सच हैज हिमसेल्फ शुड नेवर मैरी अ सोशली इन्फीरियर पर्सन। अब उसके ख्याल चेंज हो चुके हैं, अब वो सोच रहा है कि उसको एक गरीब औरत के साथ क्यों नहीं शादी करनी चाहिए, अब वो कुछ और सोच रहा है, पहले कुछ और सोच रहा था। ही इज टोटली कॉन्फिडेंट इन द नॉलेज दैट नो वुमेन वुड टर्न डाउन मैरिज टू अ पर्सन एज रिच हिमसेल्फ नो मैटर हाउ ऑब्नॉक्शियस ही इज। उसको, क्योंकि उसको तो ये था कि कोई भी औरत एक अमीर शख्स को रिजेक्ट नहीं कर सकती, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शख्स कितना भयानक बुरा नज़र आता है, अनप्लीजेंट है। ही सीम्स आउट राइटली स्टर्न व्हेन एलिजाबेथ, और जब उसको एलिजाबेथ रिफ्यूज़ करती है तो उसकी हैरानगी की इंतहा होती है। दिस रिफ्यूज़ल शैटर्स हिज कंसेप्शन ऑफ रियलिटी, ये उसका ऊपर जो हकीकत है उसके पर्दे को उजागर करती है, उठाती है। शोइंग हिम दैट मनी इज़ नॉट ऑल पावरफुल, दैट इज़ व्हाट सीम्स टू थ्रू हिम हैड
हेड ओवर हील्स। जब उसको ये पता चलता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तो जो उसको पैसे का जो उसको था मान जो था वो उसका उतर जाता है, उसका नशा टूट जाता है और वो बुरी तरह से एलिजाबेथ के प्यार में चला जाता है, गिर जाता है। मिसेस बेनेट इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द रूल हर मैरिज वाज। अब यहाँ पे हम मिस्टर एंड मिसेस बेनेट को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने थीम ऑफ मेरसेनरी सारे कैरेक्टर्स में डिस्कस करना है। तो एलिजाबेथ और डार्सी की जो रिलेशनशिप था उसमें मेरसेनरी का किस हद तक किरदार था वो हमने डिस्कस कर लिया। मिसेस बेनेट का भी हम करेंगे, ठीक है। शार्लेट लुकस का भी हम करेंगे, मिस्टर कॉलिंस के साथ जो उनकी शादी होती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा इसमें लेडी बेनेट और मिस्टर विकम का जो है रिलेशनशिप वो रहेगा। तो हमारा आखिरी पत्ता जो है वो हम आखिर पे खेलेंगे। मिस्टर बेनेट इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द रूल हर मैरिज वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल गेन, ठीक है। वो भी जिस तरह शार्लेट लुकस और मिस्टर कॉलिंस की शादी होती है, मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट की शादी भी एक ऐसी ही शादी थी। शी वाज एबल टू अट्रैक्ट मिस्टर बेनेट अ सीमिंगली सेंसिबल एंड सेल्फ कंट्रोलिंग मैन बाय कीपिंग हर माउथ शट एंड स्माइलिंग अ लॉट, ठीक है। वो क्या करती थी, वो अपना मुंह बांध रखती थी, बस स्माइल देती रहती थी उसको उसको अचीव करने के लिए, उसको वो स्नैग करने के लिए। बेसिकली स्टेटेड शी एंटर्ड देयर मैरिज अंडर फॉल्स प्रिटेंशंस, ठीक है। फॉल्स प्रिटेंशंस के साथ झूठी मुस्कुराहट, झूठे प्यार के दिखावे करके ये शादी होती है। शी हैड नो रियल लव फॉर हिम, वो जो मुस्कुराहटें थी वो मुस्कुराना सब झूठ था, कोई प्यार नहीं था। ओनली सिर्फ क्या था, अ डिजायर टू गेन फाइनेंशियली, ठीक है। एवरी एक्शन टेकन बाय हर इन द नॉवल इज डायरेक्टली इंटेंडेड टू अंडरमाइन हर डॉटर्स मैरिजेस, गाइडिंग देम टुवर्ड फाइनेंशियल गेन। और अपनी बेटियों के भी फाइनेंशियल गेन के लिए वो गाइड करती रहती हैं। शी इज फ्यूरियस व्हेन एलिजाबेथ टर्न्स डाउन कॉलिंस, और जब कॉलिंस का प्रपोजल एलिजाबेथ रिजेक्ट करती है, ठीक है। कॉलिंस को एलिजाबेथ की माँ चाहती थी कि एलिजाबेथ कॉलिंस के साथ शादी कर ले ताकि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो इनके घर में ही रहे। एक्चुअल में होता क्या है कि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो इनटेल्ड प्रॉपर्टी है। अब इनटेल्ड प्रॉपर्टी मीन्स कि ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि ना तो बेची जा सकती है और ना ही किसी के नाम की जा सकती है, क्योंकि वो जिसकी प्रॉपर्टी होती है उसकी वसीयत के मुताबिक ही उसको आगे चलना होता है। और वो वसीयत ये होती है कि ये फलां बंदे को, यानी एक शर्त लगा दी जाती है मसलन कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ये उस बंदे को मिलेगी कि जो मेरी बेटियों के साथ शादी करेगा, ठीक है। या ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ये मेरे ख़ानदान के किसी वारिस मेल वारिस को मिलेगी। इस तरह की जो वसीयत कर दी जाती है वो इनटेल्ड प्रॉपर्टी हो जाती है, यानी वो बॉन्ड प्रॉपर्टी होती है, उसको हम सेल नहीं कर सकते। तो एलिजाबेथ की माँ जो हैं मिसेस बेनेट, वो काफ़ी ज़्यादा उनकी ख्वाहिश होती है कि जो एलिजाबेथ है वो कॉलिंस के साथ शादी कर ले ताकि कॉलिंस उनका कज़न भी है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो बाहर किसी और को ना मिले, उनके घर में ही रह जाए। एज हर मैरिज टू हिम वुड मीन द estate would stay in the family, ठीक है। She found Darcy most disagreeable but would have been furious if Elizabeth had told her she had turned Darcy's marriage proposal down, ठीक है। तो वो जब उसके कॉलिंस के प्रपोजल को रिजेक्ट करती है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है कि उसकी जायदाद जो है वो फैमिली में अब नहीं रहेगी। उसके बाद फिर जब वो डार्सी को रिजेक्ट कर देती है, डार्सी का प्रपोजल, तो भी उसकी अम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि एक अमीर लड़के का इसने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है, हमारे हाथ दौलत आने वाली थी वो नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमें मेरसिनरी का जो एलिमेंट है वो मिसेस बेनेट की लाइफ में भी नज़र आता है। इसके बाद हम बात करते हैं शार्लेट लुकस एंड मिस्टर कॉलिंस की। सारे करेक्टर्स सारे कपल्स में हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। Charlotte Lucas represents the group entirely left out this equation, ठीक है। शार्लेट लुकस जो है ये जो ग्रुप है ये इस इक्वेशन से बाहर निकल जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई लालच कुछ ज़्यादा हमें नहीं नज़र आता, यहाँ पे एक सिक्योरिटी बस देखी जा रही है। लेकिन मेरा ये मानना नहीं है क्योंकि ये शादी भी मर्सेनरी के ऊपर ही डिपेंड है। शी हैज़ नीदर एक्सट्रीम ब्यूटी नॉर वेल्थ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे शार्लेट लुकस को इस ग्रुप से बाहर इसलिए निकाला गया है कि क्योंकि वो ना तो खूबसूरत थी ना इसके पास वेल्थ थी, वो मजबूर बेबस बेचारी लड़की थी। तो ज़ाहिर है उसने तो चाहना ही था कि उसकी शादी हो जाए और किसी अच्छे खुशहाल घराने में हो जाए। शी कैन नॉट इवन अट्रैक्ट अ हस्बैंड थ्रू हर विट एज एलिजाबेथ डज एंड सो कॉलिंस एंड सो शी इज़ बेसिकली विदाउट होप फॉर इंक्लूजन, ठीक है। जैसा कि एलिजाबेथ जो थी वो बिटी लड़की थी, बहुत ज़्यादा ज़हीन थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी। शार्लेट लुकस एक
मिडिल रेंज की लड़की है, ठीक है, ना ज़्यादा वो इतनी कोई ज़हीन है, होशियार है, ना ही कोई इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। वो सिर्फ ये चाहती है उसकी शादी हो जाए किसी के साथ, उसका निकाह हो जाए यानी शादी हो जाए, ठीक है, ताकि वो उसका बस घर बस जाए। शार्लेट लुकस की बस इतनी सी ही वो क्या है उसकी ख्वाहिश है। एलिजाबेथ इज, और उसको ये भी पता है कि उसके साथ किसी की इंक्लूजन नहीं होनी, यानी किसी ने उसमें अटैचमेंट उसके साथ नहीं करनी, किसी ने भी उसके साथ लव अफेयर भी नहीं रखना, तो वो बस शादी चाहती है। एलिजाबेथ इज एस्टोनिश्ड व्हेन शार्लेट लुकस एक्सेप्ट्स मिस्टर कॉलिंस मैरिज प्रपोजल, और जब कॉलिंस का रिजेक्ट किया जाता है प्रपोजल, तो कॉलिंस शार्लेट लुकस को प्रपोज करता है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। अब जब वो एक्सेप्ट करती है, शादी कर लेती है, तो एलिजाबेथ की चूंकि शार्लेट लुकस काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि उसने शार्लेट लुकस जैसे बंदे के साथ शादी क्यों कर ली है। तो शार्लेट लुकस उसको बताती है, एज शी डज नॉट अंडरस्टैंड फुली शार्लेट्स प्रीडेकमेंट। अब एलिजाबेथ उसको इसलिए इस तरह से टांट कर रही है क्योंकि उसको एलिजाबेथ को शार्लेट लुकस की जो बुरा वक्त है, जो उसके ऊपर मुसीबत है, उसको उसका आइडिया ही नहीं था। शी कैन नॉट होप फॉर अ वेल्दी एंड हैंडसम हस्बैंड लाइक एलिजाबेथ एंड जेन, और उसको नहीं ये समझ आ रही थी कि जैसे हम हैं, यानी मैं एलिजाबेथ या जेन जो मेरी सिस्टर है, जैसे हम एक वेल्दी और हैंडसम हस्बैंड को प्रिज्यूम कर सकती हैं, वैसा शार्लेट लुकस नहीं कर सकती, क्योंकि ना तो वो ज़हीन है, ना खूबसूरत है, ना पैसे वाली है। तो उसको एक ऐसा ही लड़का मिलना था, तो इसलिए उसने उसके साथ शादी कर ली। कम अज़ कम उसको ये तो था कि उसको सिक्योरिटी और डिग्री ऑफ कंफर्ट तो मिल रही है ना, तो बस उसने इस वजह से उसके साथ शादी कर ली। इसके बाद है जी in chapter 26 we read that Wickham has switched his affections from Elizabeth to Miss King because she has suddenly acquired £10,000 in chapter 27 when Mrs. Gardner teases Elizabeth। अच्छा, फिर ये है कि विकम जो है, ये जब आते हैं, इनका जब कैंप लगता है, तो विकम को शुरू में मैंने जैसे आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ये एलिजाबेथ के साथ इनकी मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन बाद में फिर क्या होता है, वो मिस किंग की जानब राग़िब हो जाता है, क्योंकि मिस किंग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है। वो देखते हैं कि इसको तो कुछ मिलना नहीं है एलिजाबेथ को, तो वो उस जानब राग़िब हो जाता है, जिस पर मिसेस गार्डनर यानी जो चची है, वो टीज़ करती है एलिजाबेथ को। उसको कहती है कि जो कल तक तुम्हारा एडमायरर था, जो तुम्हारी तारीफ़ें कहते दम भरते नहीं थकता था, वो क्या है, वो मर्सेनरी है। तो एलिजाबेथ उसको रिप्लाई करती है, प्रे माई डियर आंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन मैट्रिमोनियल अफेयर्स बिटवीन द मर्सेनरी एंड द प्रूडेंट मोटिव, वेयर डज डिस्क्रिशन एंड अवेयरनेस बिगिन। वो उसको बताती है कि आखिर बेचारा वो करे भी तो क्या, कि अगर वो मेरे साथ शादी करता है तो वो भी कोई इसका कोई दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं। और अगर वो पैसा दे के किसी अमीर लड़की के साथ शादी करता है, तो उसको फिर मर्सेनरी कहा जा रहा है, तो ये तो उसके साथ जुल्म है। मनी नो डाउट इज सर्टनली नेसेसरी फॉर अ सक्सेसफुल एंड हैप्पी मैरिज, बट द वाइटल क्वेश्चन इज हाउ मच। इन चैप्टर 33 कॉलिन फिट्स कर्नल, COL मतलब कर्नल, ठीक है, COLONEL, तो हमने उसका शार्ट लिया है कर्नल का। Fitzwilliam Darcy, the younger son of Anne Arundel, a very rich, charming young man, certainly hints that he cannot marry Elizabeth. Our habits of expense makes us too dependent, and there are not many in my rank of life who can afford to marry without some attention to money। ठीक है, डार्सी जो है वो उसका शुरू में रिजेक्ट करता है प्रपोजल, उसको घास नहीं डालता एलिजाबेथ को, कि जो औरतें होती हैं वो जस्ट पैसे के लिए शादी करती हैं, तो कोई भी शादी औरत पैसे के लिए कर सकती है, तो उसको किसी औरत ऐसी में कोई दिलचस्पी नहीं है जो जिसकी टेंशन जस्ट पैसा हो। To which Elizabeth playfully suggests that his price would perhaps not be above £50,000. In chapter 9, Collins threatens Elizabeth to submit to his proposal by emphasizing her impoverished status। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, आप इसको ऊपर हमें लिखना चाहिए था, शायद टाइपिंग मिस्टेक है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि यहाँ से ये वाला जो पैराग्राफ है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऊपर होना चाहिए था, जहाँ पे हम इसको डिस्कस कर रहे थे, इसके फर्स्ट प्रपोजल को, ठीक है। बहरहाल चलते हैं। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बेहतर है कि अगर आप इसको वहाँ पर लिखें जहाँ पर लिखा गया था, तो वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। खैर, अगर यहाँ भी आता है तो कोई इशू नहीं है।
चैप्टर 19 कॉलिन थ्रेटन्स, वो एलिजाबेथ को थ्रेट करता है, कहता तुम उसके साथ शादी नहीं करोगी तो जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है उसमें से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, जो कि तुम्हारी माँ के बाद तुमसे ले लिया जाएगा, और अगर तुम उसको बचाना चाहती हो तो सिर्फ यही है कि तुम मुझसे शादी कर लो। द नावल इज़ अ हार्ट रीडिंग क्राई फॉर द फ्रीडम ऑफ यंग वुमेन। ये जो नावल है इसमें हमें औरतों का सितम ज़रीफ़ी औरतों के ऊपर दिखाई गई है, ठीक है। और ये भी कि हैप्पीनेस इन मैरिज इज़ इंटायरली अ मैटर ऑफ चांस, कि एक तो मैरसेनरी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, कोई बंदा भी शादी करने के लिए एक बगैर दौलत वाली लड़की से तैयार नहीं है। लड़कियां भी तो नहीं कर रही ना, लड़कियां भी तो अमीर लड़के ताड़ रही हैं। तो दूसरा ये कि हैप्पीनेस जो होती है वो मैरिज में बस एक इन मैटर ऑफ चांस कंसिडर किया जाता है, क्योंकि शादी में लव नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं कंसिडर की जाती जब कंसिडर मैरिज किया जा रहा है। मैरिज की कंसिडरेशन में चूँकि लव को नहीं रखा जाता, तो हैप्पीनेस इज़ in marriage happiness in marriage is entirely a matter of chance. Mr. Wickham's quick transfer of his affections to Miss King after she has acquired £10,000 provides important insight into his true character. तो यहाँ पे हमें मिस्टर विकम का करेक्टर जो है वो खुल के नजर आता है। वेल एलिजाबेथ हैड क्लियरली बीन हिज फेवरेट, Wickham must have realized that her social position gave him little chance of being able to marry her. Of course, this knowledge did not prevent him from forming an attachment to her in the first place, because he paid no attention to all Miss King. शुरू में उसने मिस किंग को ऊपर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, वो एलिजाबेथ की तरफ राग़िब रहा है। लेकिन जब उसको बाद में प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है तो फिर उसका जो मकसद होता है वो क्लियर सामने आता है, हमें पता चलता है कि वो क्या है, प्योरली मर्सेनरी कैरेक्टर है। एलिजाबेथ डज नॉट सीम टू फाइंड फॉल्ट विद हिम और फॉर हिज एक्शंस, लेकिन एलिजाबेथ जो होती है वो उसको उसके कामों की वजह से कसूरवार कंसीडर नहीं करती। होवेवर इवन मिसेस गार्डनर पॉइंट्स आउट द प्योरली मर्सेनरी रीजन फॉर हिज एक्शंस, हैविंग बीन सफिशिएंटली फ्लैटर्ड बाय हिज प्रेफरेंस फॉर हर एंड हैविंग फाउंड अ, ठीक है, ये चीज़ हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। एलिजाबेथ लर्न्स फ्रॉम लीडिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम विक्रम का लिडिया के साथ जो करेक्टर था उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। एलिजाबेथ को लिडिया कह रही है कि विक्रम जो है उसने क्या कर दिया, उसने मिस किंग के साथ शादी का ख्याल जो है वो तर्क कर दिया है। दिस एंड द अदर फैक्ट्स शो मिस्टर विक्रम टू बी एन अटरली अनरिलायबल काइंड ऑफ वुमेन ऑफ मैन। तो यहाँ जब उसको मिस किंग के साथ भी शादी वो नहीं करता, वो कैंसिल कर देता। एक्चुअली होता क्या है कि मिस किंग जो है करेक्टर है, ये नावल में इसकी बाकायदा अपीयरेंस नहीं है, सिर्फ इसका तस्करा होता रहता है। तो ये जब लिवरपूल चली जाती है अपने अंकल के पास रहने के लिए, तो फिर वो क्या कहते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं, तो उसको बताया अब मेरी शादी तो होनी नहीं, तो फिर वो तर्क कर देता है कि ठीक है मैंने भी इसके साथ शादी नहीं करनी। तो मतलब ये कि वो कोई एक रिलायबल काइंड ऑफ मैन नहीं है। व्हेन एलिजाबेथ टेल्स जेन दैट द ट्रू फैक्ट्स अबाउट मिस्टर विकम, जेन टू फील्स शॉक्ड एंड सेज विकम सो वेरी बैड, इट इज़ ऑलमोस्ट पास्ट बिलीफ। Mr. Wickham provides further evidence of his being a rascal and villain by eloping with Lydia। यहाँ से हमारी असल कहानी जो असल थीम है वो शुरू हो रहा है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि लीडिया के साथ जो उसका एलोपमेंट था ये खबर हमें मिलती है, और एक बड़ा शॉक था बेनेट फैमिली के लिए, स्पेशली एलिजाबेथ के लिए। इट इज़ ट्रू दैट मच ऑफ द ब्लेम, तो ये भी सच है कि ज़्यादातर जो एलोपमेंट का जो ब्लेम था वो लीडिया के ऊपर ही जाता है। बट मिस्टर विकम को भी हम इससे एग्जॉनरेट नहीं कर सकते, इसको इसमें से निकाल नहीं सकते कि उसके ऊपर इल्ज़ाम ना आए। मिस्टर विकम भी जिम्मेदार है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाई मिस्टर विकम्स फ्रेंड मिस्टर डैनी की जो तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें पता चलता है कि मिस्टर विकम हैड नो इंटेंशन टू मैरी लीडिया, ठीक है ना, उसके शादी के लीडिया के साथ कोई उसका इरादा नहीं था, ना उसका स्कॉटलैंड जाने का इरादा था, ये हमें डैनी बताता है। Thus, Mr. Wickham's real purpose in running away Lydia had been only to seduce her and to satisfy his lust for her. If Mr. Wickham does marry Lydia, ultimately it is because of the role played by Mr. Darcy in the whole affair. दोस्तों यहाँ पे दो परसेप्शंस आप इससे ले सकते हैं। एक तो ये कि लस्ट, मैं इस चीज़ पर एग्री नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि वो लीडिया को साथ अपनी लस्ट के लिए नहीं लेके जाता, क्योंकि लीडिया से लस्ट पूरी करने के लिए उसको साथ भाग जाने की, उसको साथ ले जाने की उसको ज़रूरत नहीं थी। हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि लीडिया खुद जो है वो एक डी बैच्ड करेक्टर है। उसकी एक ख्वाहिश होती है कि एक ही वक्त में कोई दर्जनों बंदे उसके साथ इंटरकोर्स करें, इतनी ज़्यादा वो सेक्स की ख्वाहिश रखने वाली लड़की है। तो ज़ाहिर है वो एक ईजीली मान जाती सेक्स के लिए, तो उसको उसके साथ भागने की ज़रूरत नहीं थी। असल वजह क्या थी, मैं आपको
शेयर कर देता हूँ, आप यहाँ पे इसको लिखने के बजाय ये अपने लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। असल वजह ये होती है कि जब डार्सी के बारे में मिस्टर विकम और एलिजाबेथ की बातें होती हैं तो वहाँ पे मिस्टर विकम ये चीज़ जज कर जाता है कि जो एलिजाबेथ है, तब तक एलिजाबेथ को भी नहीं पता कि वो एक्चुअल में डार्सी के साथ प्यार कर रही है, तब तक वो उसको बुरा समझ रही है, उसको नापसंद कर रही है, ठीक है, उससे नफरत कर रही है। लेकिन जो विकम होता है वो समझ जाता है कि इसके दिल में डार्सी के लिए लव छुपा बैठा है कहीं पे। तो उसके ऊपर, अच्छा ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब मैं दूसरी स्टोरी पे जाता हूँ। ये जो मिस्टर विकम है इसके ऊपर तकरीबन काफ़ी सारा जो है ना इसके ऊपर कर्ज है। और ये जो डेट है, ठीक है, इसमें चूंकि बी साइलेंट होता है तो डेब्ट तो हम कहते ही नहीं, तो डेट जो है ये डेट आई थिंक 1,000 पाउंड या 10,000 पाउंड का उसके ऊपर डेट होता है। तो वो उसको देना होता है, उसको पे करना होता है। लेकिन वो उसको पे करने की उसकी हैसियत नहीं है, और ना ही वो जो जॉब करता है, ठीक है, वहाँ से उसको आर्मी से इतनी रकम आने के चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा उसकी रेपुटेशन ख़राब हो चुकी है, हर जगह से वो उधार ले चुका है, पैसे खा चुका है। तो वो इस वजह से वो वहाँ से फ़रार हो जाता है अपने शहर से। फ़रार होते वक्त लीडिया जो होती है ये उसको इसकी किस्मत के उसके सामने आती है और उसको अपने दिल का हाल बताती है। अब वो इसको भी साथ ले जाता है, ये सोच के उसको याद आता है कि जब उसकी मुलाकात हुई थी एलिज़ाबेथ के साथ, वो सारा वो रिकॉल करता है और वो सारी बातें वो रिकॉल करता है कि एलिज़ाबेथ डार्सी के बारे में जिस तरह से पूछ रही थी, तो डार्सी और इनके दरमियान, और डार्सी जिस तरह से गुस्सा होता है एलिज़ाबेथ के ऊपर, सॉरी इसके विकम के ऊपर, और एलिज़ाबेथ को कहता है कि इससे दूर रहो, ये सारी चीज़ें जब वो सोचता है तो उसको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि लीडिया सॉरी एलिज़ाबेथ जो है वो डार्सी से प्यार करती है, और डार्सी भी उसको प्रपोज कर चुका है एक बार। तो ये सारा उसको पता है कि ठीक है डार्सी इसको पसंद करता है, एलिज़ाबेथ उसको पसंद करती है, तो इनका अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ पैचअप हो जाना है, शादी करेंगे। इनकी लव मैरिज लव अफेयर का उसे पता चल जाता है। तो वो लीडिया को इसलिए साथ फिर ले जाता है कि अल्टीमेटली डार्सी जो है वो एलिज़ाबेथ की सपोर्ट करने के लिए, एलिज़ाबेथ को राज़ी करने के लिए, क्योंकि उसका पहला प्रपोजल रिजेक्ट हो चुका है, तो वो उसको इम्प्रेस करने के लिए उसको फेवर देगा। वो उसको फेवर इस तरह से दे सकता है कि मैं जब लीडिया को लेके भाग जाऊंगा तो फिर वो मेरे पास आएगा कि तुम यार लीडिया के साथ शादी कर लो, ताकि वो एलिज़ाबेथ की गुड बुक्स में आ सके, डार्सी जो है। तो मैं उसको कहूँगा कि भाई मैं इससे शादी नहीं करूँगा, मैं तो किसी अमीर लड़की के साथ शादी करूँगा जहाँ से मेरे कर्ज उतर सके। तो फिर जो डार्सी होता है वो उसके कर्ज को सारे को उतार देता है, विकम के कर्ज को, ठीक है। तो इस तरह से उनकी वो शादी करवाने के लिए उसको वो राज़ी करता है। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए वो लीडिया को साथ लेके चला जाता है। विकम्स नेक्स्ट विक्टिम इज लीडिया, इट इज़ rather डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हिज मोटिव्स हेयर, ठीक है। यहाँ पे उनके उसके मोटिव कि वो लीडिया को किस लिए साथ लेके गया, मोटिव क्लियर करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जेन ऑस्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ भी क्लियरली नहीं बताया गया, तो हम सिर्फ सपोजिशंस कर सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको एक सपोजिशन दी है। तो आप इसी सपोजिशन को आगे नीचे लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। स्टोरी मैंने आपको उर्दू में बता दी है, मजीद ये मैं रीडिंग भी आपके लिए कर देता हूँ। फॉर लीडिया हैज़ नीदर मनी, क्योंकि लीडिया के पास ना तो मनी थी, ना ब्यूटी थी, ना उसके पास कोई अक्ल थी, फिर भी वो उसको क्यों साथ लेके जाता है, और ना ही वो उसको प्यार करता है। द फैक्ट इज दैट हिज गैम्बलिंग एंड हिज रेक्सलेस एक्स्ट्रावेगेंस involve him in a number of undischarged debts of honor. He is forced to leave the neighborhood. The elopement is brought on by the strength of Lydia's love for him. He has absolutely no intentions of marrying her, ठीक है। उसको वहाँ से भागना तो था ही था, वो लीडिया को साथ सिर्फ इसलिए ले जाते हैं कि एक तो उसको कंपनी मिल जाएगी, उसकी सेक्सुअल उसको वो सपोर्ट मिल जाएगी, दूसरा ये कि उसको पता था कि आने वाले टाइम में यहाँ से डार्सी के ज़रिए से काफ़ी पैसा निकलेगा। Mrs. Gardner's letter to Elizabeth clearly reveals that even after elopement, he cherishes the hope of more effectually making his fortune by marriage in some other country. जी, मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, खैर एंड होने वाला है। His willingness to take Lydia along is either a pure piece of recklessness
आर एन अटेम्प्ट टू ब्लैकमेल। अब यहाँ पे जो गार्डनर है उसका जो लेटर है मिसेस गार्डनर का, वो एलिजाबेथ के ऊपर रिवील करता है कि वो उसको लेके साथ चला जाता है किसी दूसरे मुल्क में, तो उसको शादी के लिए नहीं बल्कि वो पैसे के लिए लेके जाता है, या फिर वो अब प्योर पीस ऑफ रैकेशनेस यानी लस्ट के लिए लेके गया है कि वो बाद में मिस्टर बेनेट को ब्लैकमेल करके पैसा निकाल सकेगा जिस कदर हो सके, ठीक है। हाउएवर डार्सीज इंटरवेंशन, हाउएवर डार्सीज इंटरवेंशन, ठीक है, डार्सी की ताहम जो इंटरवेंशन मदाखलत होती है वो परसुएड कर देती है कि वो क्या करेगा, वो सब्सटेंशियली इमीडिएट रिलीफ एंड ही हैज परसुएडेड टू मैरी लीडिया, कि वो डार्सी उसको कहता है कि मैं तुम्हें रिलीफ दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा माली तौर पर, और उसको मना लेता है कि वो क्या करे, वो लीडिया के साथ शादी कर ले। और यही वो पर्पस था, यही वो मोटिव था जिस वजह से लीडिया को वो साथ लेके जाता है विक्रम, और अब उसका वो पर्पस, उसका वो मोटिव पूरा हो रहा है, तो उसने तो यस ही कहना था। हिज कंडक्ट इन दिस एपिसोड बिट्रेज हिज एक्सट्रीम सेल्फिशनेस, हिज mercenaries एंड विनैलिटी। यहाँ पे फिर उसकी हम जो हमें विक्रम की सेल्फलेसनेस भी खुल के नज़र आती है, उसकी mercenaries भी खुल के नज़र आती है, और विनैलिटी भी खुल के नज़र आती है। विनैलिटी होता है कि ज़मीर फरोश होना, ठीक है, कैपेबल ऑफ बीइंग बॉट फॉर मनी, जिसको हम कह सकते हैं जो पैसे के ज़रिए से ख़रीदा जा सके। एंड हिज अटर बेसनेस एंड वांट ऑफ प्रिंसिपल, कि उसमें इन असूलों की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है। वांट ऑफ कमी का मैंने देता है, ठीक है, कहात कमी, तो ज़रूरत नहीं, चाहत नहीं, यहाँ पे कमी का मैंने होता है, तो उसमें असूल नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। इन परसुइंग इज सेल्फिश एम्स ही इज थॉरोली कैलकुलेटिंग एज इन द केयरफुल प्लान टू गेन जॉर्जिनास डार्सी मनी एज वेल एज रिवेंज ऑन डार्सी, ठीक है, तो उसने सारा कुछ कैलकुलेट कर रखा था कि वो डार्सी की प्रॉपर्टी भी गेन कर लेगा, उससे पैसे यानी निकलवा लेगा, और दूसरा ये कि वो डार्सी से बदला भी ले लेगा, ठीक है। अब बदला किस चीज़ का, जब डार्सी का फादर जो था उसके पास मिस्टर विक्रम का फादर मुलाजिम हुआ करता था, तो डार्सी के फादर ने मिस्टर विक्रम को स्टडी करवाई इसको, और जब मरा तो अपने विल में डार्सी के लिए विक्रम के लिए शेयर भी छोड़ा, और उसको डार्सी ने वो शेयर दे भी दिया, लेकिन उसने अपनी आदत गैम्बलिंग की में यानी जुए में सारा कुछ खो दिया। बाद में मज़ीद पैसे डिमांड किए जो कि उसने ना दिए। उसने जब पैसे ना दिए तो उसको काफ़ी बुरा लगा, बल्कि जितने इसने डिमांड किए उतने तो उसने ना दिए, लेकिन कुछ ना कुछ उसने फिर इसको फिर दोबारा भी दे दिए। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये डार्सी की जो सिस्टर थी उसको ये सड्यूस करता है, और उसके साथ जब भागने वाला होता है डार्सी को पता चल जाता है, तो वो फिर इसको काफ़ी बुरी तरह से वहाँ से बुरा भला कह के भगा देता है। तो इस वजह से वो उससे बदला भी लेना चाहता है, उसके पैसे भी लेना चाहता है। तो उसने ये सारा कैलकुलेट कर रखा था कि अगर मैं लीडिया को ले जाता हूँ तो एलिजाबेथ की वजह से वो मजबूर होके वो आएगा मेरे पास, वो मेरे पैसे भी मुझे देगा, और मैं उससे बदला भी इस तरह से ले लूँगा। इन मोस्ट ऑफ हिज परसूट्स ही इज थारोली mercenary एज इन हिज परसूट ऑफ अ वेल्दी वाइफ and his readiness to marry Lydia when offered enough money. His style of living is debauched. He likes gambling to excess and drinking, and his sexual morals are weak and non-existent. He is totally lacking in honor and runs away from paying gambling debts. Feels no guilt about the social stigma. उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि समाज में, मुआशरे में उसकी किस कदर बुराई हो रही है, उसको किस कदर शेम किया जा रहा है, ठीक है, उसको इस चीज़ से कोई गिल्ट फील नहीं करता। विच विल अटैच टू लीडिया, और से आफ्टर शी हैज़ रन अवे विद हिम, उससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जब वो लीडिया को साथ लेके जाएगा तो लीडिया के या उसके ऊपर बारे में क्या कहा जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड शोज़ नो इंटेंशन ऑफ मैरिंग हर, ये चीज़ भी में नज़र आती है कि उसका उसके साथ शादी का भी इरादा कोई नहीं है, तो जस्ट वो पैसे के लिए शादी कर रहता है। तो एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर हमारे सामने खुल के नज़र आता है जिसे हम mercenary कह सकते हैं। नॉर ऑन हिज रिटर्न टू लॉन्गबॉर्न आफ्टर द मैरिज डज ही शोज एनी शेम, और जब शादी करने के बाद पैसा लेके वो लॉन्गबॉर्न में वापस आता है तो भी उसको देखकर ऐसा नज़र नहीं आता कि उसको ज़रा से भी कोई शर्म हो। एट द एंड वी फील दैट इन मैरिंग लीडिया ही गेट्स द फेट ही डिज़र्व्स, और आखिर पे हमें ये चीज़ ही समझ में आती है कि लीडिया के साथ शादी करना ही उसकी किस्मत थी। इन conclusion, the essential element, the essential statement made about marriage and pride and prejudice, कंक्लूजन हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो बेसिक स्टेटमेंट है मैरिज को लेकर प्राइड एंड प्रेजुडिस में वो क्या है, मैरिज फॉर मनी विल एंड अप सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे जेन ऑस्टन ने दिखानी चाहिए है कि ऐसी शादी जो पैसे के लिए की जाती है वो एट द एंड क्या होती है, अनसक्सेसफुल ही होती है।
At the same time, a marriage based purely on the means of passion and love alone will also be doomed to failure. और साथ ये चीज़ भी दिखाई है कि वो शादी जो सिर्फ प्यार के ऊपर ही हो वो भी बदकिस्मती से क्या होती है, फेल ही होती है। तो एक कामयाब शादी के लिए लव भी होना चाहिए और लव के साथ साथ पैसा यानी मनी भी होनी चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो ही एक सक्सेसफुल लाइफ, एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ हमें नज़र आती है। तो एट द होल हमें ये चीज़ कंक्लूड करनी है और ये चीज़ भी कंक्लूड करनी है कि मर्सिनरी का एलिमेंट जो था वो किस कदर करेक्टर्स में पाया जाता है। अ बैलेंस मस्ट बी मैड, ठीक है, ये दोनों चीज़ों का दरमियान बैलेंस होना चाहिए, यानी दोनों चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। बैलेंस डजंट नेसेसरली हैव टू बी इक्वल, ये ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, बट होना चाहिए प्रेजेंट इन ऑर्डर फॉर अ मैरिज टू बी सक्सेसफुल। दोनों चीज़ों का वजूद होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ नहीं कि एक कम हो या ज़्यादा हो जिससे कोई फ़र्क पड़ेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हों सही। दिस इज़ प्रूवन इन द नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय एग्जांपल ऑफ अनसक्सेसफुल मैरिजेस फॉर्म्ड फॉर मनी एंड सक्सेसफुल मैरिज फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ लव एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो इस नावल में हमें ये चीज़ खुल के सामने आती है कि वो शादियाँ जो पैसे को देकर की जाती हैं वो अनसक्सेसफुल हो रहती हैं, और जो कॉम्बिनेशन ऑफ लव और एक खुशहाल घराने में की जाती हैं वो क्या आती हैं, सक्सेसफुल और होती हैं एट द एंड। तो ये हमारा क्वेश्चन था, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था, थक गया हूँ मैं। तो आप जस्ट इतना कर दीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे बाद में खुशी और मेरी थकावट कम हो पाए। अपना ख्याल रखिएगा। कोई कन्फ्यूजन रहती हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।